गर्मी की उस दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, शोभा के कमरे में तूफान मचा हुआ था। उसकी आवाज ऊंची थी और स्वर में विरोध की कड़वाहट साफ झलक रही थी। वो अपनी मां सावित्री की ओर मुड़ी और कमरे के बीचों बीच बेचैनी से टहलने लगी। शोभा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां ने ये कैसा फैसला ले लिया। उसे ये विवाह मंजूर नहीं था। वो व्यापारी विक्रमादित्य से विवाह करने को तैयार नहीं थी। उस आदमी की उम्र उससे पूरे 15 वर्ष अधिक थी। 15 वर्ष का फासला, ये कैसे संभव हो सकता था? वो इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसने अपनी मां से विनती की कि वो इस रिश्ते से मना कर दें। सावित्री देवी चारपाई पर बैठी अपनी बेटी को एक नजर देखकर माथे पर हाथ मार बैठी। उन्होंने कहा कि शोभा को पता भी है कि विक्रमादित्य ने कितना सोना दिया है। केवल उसे देखने के बाद बिना किसी शर्त के पूरे 10 तोला सोना दे गया था। उसने कहा था कि विवाह के बाद और भी देगा। सावित्री देवी रुकी और शोभा की ओर थोड़ा झुककर जैसे कोई गुप्त बात बता रही हों। बोली कि वो साफ बता रही हैं, इस रिश्ते से मना करना उन्हें मंजूर नहीं, ना तो शोभा से, ना किसी और से। ये सम्मान का विषय था, धन का विषय था और सबसे बढ़कर भाग्य का प्रश्न था। शोभा ने मां की आंखों में झांका, जैसे विश्वास करना चाहती हो कि जो वो सुन रही है वो सत्य है या कोई स्वप्न। क्या सचमुच उसने 10 तोला सोना दिया है? उसका स्वर अब नरम और उलझन भरा था, जैसे कोई रहस्य सामने आ गया हो। सावित्री देवी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल दिया है। और वो तो यही बात बताने रात को शोभा के कमरे में आई थी। लेकिन शोभा दरवाजा बंद करके ऐसी सोई हुई थी जैसे संसार की कोई चिंता ही नहीं, ना मां की, ना घर की, ना किसी और की। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती सूर्य की नरम रोशनी कमरे में भर रही थी, लेकिन शोभा के मन में छाया अंधेरा उस रोशनी से कहीं अधिक गहरा था। कोई शब्द, कोई तर्क उस समय उसकी उलझन को तोड़ नहीं सके। फिर अचानक उसने कहा कि 10 तोला सोना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन वो बात काटते हुए पलटी और अपनी मां को गंभीर नजरों से देखा। वो आदमी धनी तो है, लेकिन उसके स्वभाव का नहीं है। वो एक सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की है। उसकी उम्र कम है। विक्रमादित्य जैसे पुरुष से विवाह करना, सावित्री मां खुद सोचे, क्या ये उसके साथ अन्याय नहीं? सावित्री देवी ने नाक सिकोड़ ली, जैसे ये सब बातें उन्हें बेतुकी लग रही हों। शोभा ने बात जारी रखी, उसके लिए तो कोई गीता जैसी लड़की होनी चाहिए, सीधी सादी, चुप रहने वाली, जो उसके इशारों पर चले। वो तो खुद निर्णय लेती है, अपने फैसले खुद लेती है। उसे अपनी आवाज दबाना नहीं आता और उसे लगता है कि विक्रमादित्य के साथ रहकर उसे हर पल अपना अस्तित्व छुपाना पड़ेगा। वो सांस लेने को रुकी, फिर तेजी से बोली कि उसने उसके बारे में सुना है। लोग उसके सामने बात करने से घबराते हैं। वो कठोर स्वभाव का आदमी है, ना मुस्कान ना नरमी। उनके स्वभाव में धरती आकाश का अंतर है। वे साथ रहकर एक दूसरे का जीवन बर्बाद करेंगे। सावित्री देवी ने थकी हुई सांस ली और गुस्से से बोली कि फिर इस सोने का क्या करें, बताओ। इतनी आसानी से इतना धनी आदमी मिला है और वो ऐसी बेतुकी बातें कर रही है जैसे उनके द्वार पर रोज ऐसे रिश्ते आते हैं। शोभा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मां की ओर झुककर बोली कि उसने कब कहा कि वे सोना वापस करेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसके मन में सब कुछ पहले से तय हो। सावित्री देवी ने आश्चर्य से आंख से फैलाईं। क्या मतलब? शोभा के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसके मन में एक और विचार था। सावित्री देवी ने संदेह भरी नजरों से देखा। कैसा विचार? शोभा कुछ पलों तक मां को उत्सुक निगाहों से देखती रही और फिर बोली कि आप एक भोली औरत हैं मां। ऐसे कामों के लिए अपनी बेटी को आगे नहीं किया जाता, बल्कि दूसरों की बेटियों को आगे किया जाता है। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो शोभा की बात समझ नहीं पा रही थी। किसकी बात कर रही है? शोभा तुरंत बोली कि चाचा की बेटी कब काम आएगी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी अवसर का लाभ उठाने वाले मन की पहचान होती है। सावित्री देवी ने कुछ पल आश्चर्य से बेटी की ओर देखा, जैसे समझ ही ना पाई हो कि वो कहना क्या चाह रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? शोभा ने कंधे उचकाए और लापरवाही से बोलना शुरू किया। माँ, इतने वर्षों से हम उन्हें पाल रहे हैं, चाचा को भी और गीता को भी। हर काम में हम उनके सहायक रहे हैं। अब जब लाभ उठाने की बारी आई है तो पीछे क्यों हटें? ये हमारा अधिकार है। बचपन से उसने अपने पिता का प्यार बांटा है। अब जब हमें आवश्यकता है तो उसे बलिदान होना ही पड़ेगा।
सावित्री देवी ने नापसंद से माथा से कोड़ लिया। वो शोभा की बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी। साफ बताओ क्या सोच रही हो? उनका चेहरा कठोर हो गया था। शोभा ने बैठने का ढंग बदला, जैसे अब असल बात कहने जा रही हो। देखिए माँ, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश में हम ही घाटे में रहते हैं। पिताजी ने भी गीता को हद से अधिक सिर पर चढ़ा रखा है। अब भी केवल 20 वर्ष की हैं और नखरे ऐसे जैसे कोई राजकुमारी हो। हर बात पर मुंह फुला लेना, हर काम में अपनी मनमानी करना। वो मुस्कुराई, थोड़ी तीखी। अब समय है कि उसके सारे नखरे तोड़ दिए जाएं और ये जो सोना हमारे हाथ आया है वो भी कहीं ना जाए। अब सावित्री देवी का चेहरा गंभीर हो चुका था, लेकिन वो अभी भी उलझन में थी। कैसे? शोभा की आंखों में अब एक पूरा योजनाबद्ध नक्शा था। वो धीरे से अपनी माँ की ओर झुकी, जैसे कोई बड़ा रहस्य बताने जा रही हो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन स्वर दृढ़ और सोच समझकर चुना हुआ। उसने एक एक शब्द तोलकर माँ के कानों में फुसफुसाना शुरू किया। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, बस उसकी धीमी सरगोशियां गूंज रही थीं। अचानक सावित्री देवी का चेहरा खिल उठा, जैसे कोई खजाने का नक्शा हाथ लग गया हो। क्या बात है तेरी? उन्होंने उत्साह से कहा और हंसते हुए शोभा के गाल पर हल्की सी थपकी दी। क्या शानदार विचार दिया है, ये तो सोचा ही नहीं था। उनके स्वर में अब घमंड था, एक ऐसी प्रसन्नता जिसकी जड़ें स्वार्थ और अवसरवाद में थी। बिल्कुल सही, वो अपनी बेटी का विवाह उस बूढ़े आदमी से क्यों करें? उनकी बेटी तो अभी जवान है, सुंदर है, पढ़ाई कर रही है। और गीता, वो तो सीधी सादी घरेलू सी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसी उस विक्रमादित्य को चाहिए। दोनों अब एक दूसरे की ओर देखकर खुलकर मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरों पर प्रेम नहीं, बल्कि एक सफल चाल की जीत की मुस्कान थी। उस मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी, जैसे उन्होंने संसार की सबसे बड़ी चतुराई कर डाली हो। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही चतुराई उनके गले का फंदा बनने वाली थी। कमरे का वातावरण बदल चुका था। वहां अब केवल षड्यंत्र, चालबाजी और स्वार्थ की परछाई थी, जिसे दोनों ने खुशी खुशी अपना लिया था। रात के 10 बजे थे। गीता के हाथों में आटे की खुशबू धीरे धीरे समा रही थी। माथे पर हल्की सी नमी और चेहरे पर वही मासूम सी गंभीरता थी, जैसे वो हर काम पूरे मन से करती हो। चूल्हे पर रोटी फूल रही थी और वो दूसरी बेल नेही वाली थी कि पीछे से द्वार की आहट हुई। शोभा की चप्पल की पहचाने योग्य आहट सुनकर उसने पलट कर देखा। शोभा तेज कदमों से अंदर आई, सीधी नज़र गीता पर डालते हुए बोली कि ध्यान से सुने, उसके ससुराल वाले अभी आने वाले हैं। माँ ने बताया है कि उन्हें कुछ चीज़ें देनी है। वो अपनी सखी के घर जा रही है, माँ भी साथ चलेंगी। अब ये सब उसे संभालना होगा। गीता ने रोटी पलटकर थाली में रखी और नरमी से पूछा कि लेकिन शोभा दीदी, वो कैसे? वो उनके सामने कैसे जाए? काकी माँ ने तो साफ मना किया था कि दीदी के ससुराल वालों के सामने उसे नहीं आना चाहिए। वो बेहद मासूमियत से बोली थी। शोभा ने नाक से कोड़ते हुए कुछ तिरस्कार से कहा कि अब उनकी हर बात माननी है क्या? माँ भी जा रही हैं, अब किससे आज्ञा लेगी? बस जो कहा है वही करना। जब वे आएं तो अच्छे से उनका ध्यान रखना। विक्रमादित्य का तो खास तौर पर हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देना, पानी, फलों का रस, दूध की चाय, मिठाई। और हाँ, ये नहीं कहना कि हम सखी के घर गए हैं, समझी? गीता का चेहरा उलझन से भर गया। वो धीमे स्वर में बोली कि फिर क्या कहें? शोभा ने तुरंत उत्तर दिया कि बस कह देना कि माँ की बहन का हादसा हो गया है, गांव गई हैं और वो भी साथ गई हैं। गीता ने चूल्हे की आंच धीमी की, फिर धीरे से कहा कि लेकिन शोभा दीदी, उसने कभी विक्रमादित्य भैया से बात नहीं की और वे तो बड़े हैं, उसे अजीब सा लगता है उनके सामने जाना। वो झूठ कैसे बोलेगी? वो सचमुच घबरा गई थी। उस आदमी के रौबदार व्यक्तित्व उसका दम घोट देती थी। लेकिन अब शोभा का धैर्य जवाब दे गया। वो तेजी से आगे बढ़ी, झटपट गीता का बाजू पकड़ा और घूरते हुए बोली कि जितना समझाया है उतना करना, बेकार के सवाल मत करना। हर बार उसकी कोई ना कोई शिकायत सुननी पड़ती है, समझ आया? गीता की आंखों में आंसू भर आए, आवाज गले में अटक गई। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया, जैसे और कुछ कहने की हिम्मत बाकी ना रही हो। शोभा ने गुस्से से उसका हाथ छोड़ा और कमरे से निकल गई। द्वार उसी जोर से बंद हुआ जैसे आई थी। रसोई में अब बस चूल्हे की धीमी आवाज रह गई थी और गीता का कांपता हुआ अस्तित्व। उसने नम आंखों से आटे लगे हाथों से पल्लू थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया, जैसे खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। रोटी पलटना भी भूल गई थी।
बैठक में शाम की हल्की रोशनी फैली हुई थी। कमरे की सजावट में सादगी और बारीकी झलक रही थी। मिट्टी के रंग की दीवारें, बीच में लकड़ी के तख्त और पास रखी एक पुरानी चौकी जिस पर ताज़ा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा था। वातावरण में हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, जैसे मेहमानों की आमद की खबर पहले ही दे दी गई हो। गीता चुपचाप पानी की तांबे की थाली लेकर अंदर आई। 2 मिट्टी के प्यालों में पानी और साथ में एक छोटी थाली में कुछ घर के बने नमकीन थे। उसकी चाल में हिचकिचाहट थी। नजरें झुकाए वो मेहमानों के सामने आ खड़ी हुई। बगल में एक रोबदार व्यक्ति बैठा था। गेहूं रंग की चमकदार त्वचा, निखरे हुए चेहरे की रचना, आंखों में एक चुपचाप लेकिन भयावह कठोरता और हर अदा में वो सम्मान जो वर्षों के व्यापार की मेहनत के बाद किसी पुरुष में सच्ची उपस्थिति का प्रमाण होता है। उसके साथ ही एक मध्यम आयु की महिला बैठी थी, सफेद साफ सुथरी साड़ी में, चेहरे पर सौम्यता की मधुर चमक। गीता ने विनम्रता से उनका पानी रख दिया और फिर सिर झुकाकर धीरे धीरे बोली कि शोभा दीदी और काकी माँ अभी थोड़ी देर पहले अपनी मौसी के पास चली गई हैं। मौसी का हादसा हो गया है। उस महिला रुक्मणी देवी ने गीता की आवाज में छुपी घबराहट महसूस की और सांत्वना देते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटी, वे तो केवल सामान लेकर आने वाले थे। ये शोभा का विवाह का जोड़ा है और थोड़ा सा विवाह का आभूषण, तुम ये दे देना उसे, ठीक है? गीता ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी विक्रमादित्य की गहरी और कठोर आवाज बैठक में गूंज पड़ी। जब तुम्हारी शोभा बहन आ जाए तो उन्हें कहना कि मेरा संदेश सुन ले। मुझे ऐसी बातें सहन नहीं जो मुझे नज़रअंदाज करें। गीता की सांसें थमसी गईं। वो सहमी हुई बोली कि जी भैया, और आंखें जमीन पर टिक गईं। विक्रमादित्य ने उसे देखने की जहमत ना की। कठोर चेहरे पर वो उठ खड़े हुए और बड़े कदमों से बाहर चले गए। रुक्मणी देवी ने धीरे से अपनी जगह से उठकर गीता के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम बुरा मत मानना बेटी, विक्रमादित्य का स्वभाव ऐसा है, बहन की तरह रखता है लेकिन कभी कभार जरा कठोर हो जाता है, लेकिन मन से वो बुरा नहीं। गीता ने चुपचाप सिर हिलाया। आंखें नीचे जमी रहीं। चेहरे पर एक अजीब सी मधुर मुस्कान थी जो ना दुख का पता देती थी ना प्रसन्नता का। रुक्मणी देवी ने वो मुस्कान देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया और बाहर चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया था। गीता ने पानी से भरी थाली उठाई और धीरे से पलट गई, मानो अपनी उपस्थिति को भी छिपाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। विक्रमादित्य ने थके हुए ढंग से बेजारी से कहा कि बरामदे में है। रुक्मणी देवी एक पल को सन्न रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। फिर आश्चर्य और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ वो तेजी से बरामदे की ओर बढ़ीं। लकड़ी का द्वार बाहर से बंद था। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गीता सिकुड़ी सहमी कांपती हुई फर्श पर बैठी थी। वही रात वाले कपड़े, पीला चेहरा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और आंखें लाल जैसे पूरी रात जागी हों। रुक्मणी देवी ने तुरंत द्वार खोला और उसकी तरफ दौड़ी। हे भगवान, ये क्या हाल किया है इसका विक्रमादित्य? गीता ने उन्हें देखा तो जैसे जान में जान आई। डरी हुई आवाज में बोली कि बहन जी, वो बहुत डर गई थी। उसकी मासूमियत आंखों से साफ झलक रही थी जो विक्रमादित्य समझना ही नहीं चाहता था। रुक्मणी देवी ने उसे गले से लगाया और प्यार से बोली कि डरने की जरूरत नहीं, अब वो आ गई है। उन्होंने जब देखा कि विक्रमादित्य फिर से चारपाई पर लेटने की तैयारी कर रहा है तो एकदम भड़क उठी। क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी? विवाह करके पत्नी को सारी रात बाहर बंद रखा? कोई खेल है ये? पत्नी है वो तुम्हारी, खिलौना नहीं। विक्रमादित्य ने मुंह फेर लिया। चेहरे पर बेजारी थी लेकिन उत्तर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रुक्मणी देवी फिर गरजी, ये सब नहीं चलेगा विक्रमादित्य, या तो खुद को ठीक करो या फिर हमें भी पता है कैसे ठीक करना है तुम्हें। उन्होंने गीता को अंदर लाकर बिठाया और फिर गुस्से में विक्रमादित्य की ओर बढ़ी। वो अब भी करवट बदलकर लेट गया था। ये देखकर रुक्मणी देवी का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने एक झटके से उसका चादर खींचकर नीचे फेंक दिया और तीखे स्वर में बोली कि इतनी भी नींद प्यारी है? लड़की रात भर बरामदे में बैठी कांपती रही और तुम चैन से सोए हो? अगर यही सब कोई तुम्हारी बहन के साथ करता तो कैसा लगता है तुम्हें? विक्रमादित्य ने आंखें बंद की ही कहा कि बहन जी, कृपया अभी सोने दो, बहस का मन नहीं है। रुक्मणी देवी चारपाई के पास खड़ी हो गई और गुस्से से बोली कि बहस तुमने शुरू की है। एक तो विवाह जबरदस्ती करवाए और अब अन्याय भी तुम ही कर रहे हो। पत्नी है वो तुम्हारी, इंसान है, कोई गुड़िया नहीं। विक्रमादित्य उठकर थोड़ा सीधा बैठ गया। चेहरे पर नापसंद थी तो क्या अब वो जाकर उसे तैयार भी कराए? ये रिश्ता उसकी इच्छा से नहीं हुआ, ये बस एक मजबूरी है जिसे उसे जीवन भर ढोना है। रुक्मणी देवी ने कठोर निगाहों से उसे देखा और बोली कि अब इच्छा पीछे रह गई है। विक्रमादित्य, विवाह हो चुका है, अब तुम्हें सीखना होगा कि रिश्ता केवल जुबान से नहीं बल्कि व्यवहार से निभाया जाता है। विक्रमादित्य ने चारपाई के पाय पर पैर मारा और झुंझलाते हुए कहा कि वो नहीं जा रहा, आप ले जाइए उसे। रुक्मणी देवी ने होंठ भींचते हुए उत्तर दिया कि अगर उन्हें ले जाना होता तो रात में ही उसे साथ ले जाती, लेकिन वो चाहती हैं कि तुम खुद उसे अपने साथ लाओ, सबके सामने उसे अपनाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में लाने की कोशिश कर रहा हो। फिर थकी हुई आवाज में बोला कि क्या फायदा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। रुक्मणी देवी ने उंगली उठाकर कठोरता से कहा कि फायदा तब होगा जब तुम खुद को बदलोगे, और अब अधिक बकवास मत करो। मैं नीचे नाश्ता तैयार करवा रही हूँ, 10 मिनट में उसे सम्मान के साथ लेकर आओ, वरना तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी कि बड़ी बहनें केवल लाड नहीं देती, सबक भी सिखाती हैं।
ये कहकर वो मुड़ी, गीता को नरमी से थामकर चारपाई पर बैठाया और कहा कि बेटा, अब तुम जाकर तैयार हो जाओ। अगर कोई तुम्हें कम समझे तो खुद को कभी कम मत समझना, वो तुम्हारे साथ हैं। फिर वो पलटी और द्वार खुलकर बाहर निकल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल विक्रमादित्य का चेहरा कठोरता और उलझन में डूबा हुआ था और गीता के चेहरे पर एक अनजानी सी उम्मीद की हल्की सी झलक आ गई थी। लेकिन बहन के जाते ही वो एक झटके से उठा। उसकी चाल में कठोरता थी, चेहरा जल रहा था। एक पल में वो उसके पास पहुंचा और बिना कोई बात किए उसका बाजू कसकर थाम लिया। गीता के होठों से एक बेबस सुस्की निकली, वो जैसे जमीन में गड़ गई हो। वो विक्रमादित्य था, न कभी हारा था न हार सकता था। इधर देखो मेरी तरफ, उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और उसे दीवार से लगा दिया। उसकी पकड़ कठोर थी पर स्वर उससे भी अधिक ठंडा। गीता ने कांपते हुए होठों से मुश्किल से नजरें उठाईं। उसके सामने वो चेहरा था जो कल तक अजनबी था और आज उसके जीवन का फैसला बन चुका था। विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर हर शब्द पर जोर देते हुए कहा कि वो रुक्मिणी बहन जी का बहुत सम्मान करता है। मां के मरने के बाद उन्होंने उसे अपनी संतान की तरह पाला है। अब उसका स्वर कड़वाहट से भर चुका था। अगर उसे उनकी तरफ से तुम्हारे बारे में जरा सी भी शिकायत मिली ना, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, समझी? गीता की सांस अंदर ही रुक गई, आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पाई, बस सिर हिलाने की हिम्मत कर सकी। विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में झांका और भी करीब आकर कहा कि एक बात कान खोलकर सुन लो। इस कमरे के अंदर जो भी होगा वो केवल ये चार दीवारी जानेगी। बाहर अगर एक शब्द भी निकला ना तो वो करेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गीता ने जल्दी से फिर से हिलाया। अब आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसके अस्तित्व में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे इस पल से सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। विक्रमादित्य ने उसका हाथ झटके से छोड़ा और चारपाई की तरफ लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गीता दीवार से टिकी वहीं स्थिर खड़ी रही, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ना हो। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो सन्नाटा केवल वातावरण का नहीं था, वो दो इंसानों के बीच की ठंडी बेरहम खामोशी थी। रामनाथ का घर अब खासा शांत लग रहा था। नाश्ते के बाद रुक्मिणी देवी ने कठोरता से विक्रमादित्य को निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जाएगा। वो बार बार मना करता रहा, लेकिन रुक्मिणी देवी के कठोर स्वर के आगे हार माननी पड़ी। अब वो झुंझलाया हुआ सा मुंह बनाए बाजू सीने पर लपेटे बैठक में तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सामने बैठी गीता ने गर्दन झुका रखी थी। वो उसके बिल्कुल करीब थी, लेकिन दोनों के बीच अनगिनत अनदेखे फासले थे। तभी द्वार हल्के से खुला और शोभा चाय की थाली लिया अंदर आई। उसके चेहरे पर बनावटी सहानुभूति जमी हुई थी, जैसे घाव देने वाला ही मरहम लेकर आ गया हो। गीता उसे देखकर आश्चर्य से खड़ी हो गई। वो उसे देखकर स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि शोभा लौट आई है। वो तो यही सोच रही थी कि शोभा ने विवाह कर लिया होगा, लेकिन उसे सामने देखकर वो चौंक गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही शोभा ने बनावटी अफसोस में डूबे स्वर में कहा कि दुल्हन तो मुझे बनना था पर तुम बन गई। फिर जबरदस्ती गीता से गले मिली, जैसे कोई एहसान कर रही हो। एक छोटी सी गलतफहमी ने उसका जीवन तबाह कर दिया, लेकिन तुमने कल पिताजी का सम्मान बचा लिया, उसके लिए धन्यवाद। गीता खामोश थी, जैसे शब्दों का मतलब समझ ना पा रही हो। विक्रमादित्य ने अपनी बहन की परवरिश का लिहाज करते हुए गुस्सा भीतर ही दबा रखा था, लेकिन शोभा की उपस्थिति ने उसके चेहरे को कठोर कर दिया था। वो उसे घूर रहा था। शोभा ने अपनी बात जारी रखते हुए विक्रमादित्य की तरफ देखा और जरा सी व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा कि और आप कैसे हैं? सुना है मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विक्रमादित्य एकदम सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में चिंगारियां थीं। ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं शोभा। शोभा के लौटने की खबर उसे पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए वो बेजारी से बोल रहा था। शोभा के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरी, जैसे वो इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही हो। तो वो भी कहाँ छोड़ना चाहती हैं आपको? उसने एक एक शब्द चबाकर कहा, मेरा बसा बसाया घर तुमने उजाड़ा है। विक्रमादित्य, बदला लिया जाता है, माफी नहीं दी जाती। वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। यह कहकर वह मुड़ी और चाय की थाली वहीं छोड़कर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। द्वार पीछे से हल्के से बंद हुआ, जैसे सब कुछ कहकर वह सन्नाटे को अंदर छोड़ गई हो। विक्रमादित्य के चेहरे पर अब कड़वाहट के साथ उलझन भी थी और गीता बस खामोशी से इस पूरी स्थिति को एक छाया की तरह देखती रह गई। शोभा के शब्द जैसे कमरे में गूंजते रह गए, बदला, शिकायत और एक ना मिटने वाली कड़वाहट की घोषणा। रात के 12 बजे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वातावरण एकदम शांत था, लेकिन विक्रमादित्य के मन में तूफान मचा हुआ था। वो चारपाई पर बैठा था, कोहनी घुटनों पर टिकी हुई, उंगलियां बालों में उलझी हुई थी। चेहरे पर उलझन, आंखों में कठोरता और होठों पर सन्नाटा था। उसकी पूरी उपस्थिति बता रही थी कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, एक ऐसी उलझन में जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। कमरे के कोने में आईने के सामने गीता खड़ी थी, शीशे में खुद को देखती हुई बाल संवार रही थी। उसके हाथों की कंपी और आंखों में नमी उसकी हालत की गवाही दे रही थी। वो थकी चाल से चलती हुई आईने से उठी और धीरे धीरे चारपाई की ओर बढ़ी। विक्रमादित्य की ओर एक हल्की नजर डाली और चुपचाप उसके पास बैठ गई। अभी वह कुछ कहने की हिम्मत ही जुटा रही थी कि उसकी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। तुमने अपने घर वालों से पूछा ये शोभा क्या कह रही थी? क्या सचमुच कोई गलतफहमी हुई थी?
उसके स्वर में उलझन कम और कड़वाहट अधिक थी। गीता ने नजरें झुका ली, होठ थरथराए, फिर धीमे आवाज में बोली कि जी, काका बता रहे थे कि जिस बैलगाड़ी में शोभा दीदी आ रही थी वह रास्ते में खराब हो गई थी। वो सखी के घर से निकल चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई खबर भेजने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए किसी से संपर्क नहीं हो पाया। उसने एक पल को सांस ली, फिर धीमे से कहा कि बस गलतफहमी हो गई। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। शायद वही आपके भाग्य में लिखी थी, इसीलिए हमारा विवाह हो गया, वरना किसने कब आपके और उसके बारे में सोचा था। उसके होठों से पूरी बात निकल भी नहीं पाई थी कि विक्रमादित्य ने झटके से उसका बाजू पकड़कर मरोड़ दिया। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, आंखों में सवाल, चेहरे पर दर्द साफ था। विक्रमादित्य की आंखों में कठोरता थी और आवाज में जहर। वह भाग्य का रुख मोड़ना जानता है। उसे ना तुमसे कोई लगाव है, ना किसी दिलचस्पी की इच्छा। तुम केवल एक बोझ हो, एक गलती जिसे वह जल्द या बर कुचलकर फेंक देगा। वह उसे एक झटके से दूर धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। द्वार बंद होने की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ सन्नाटा हो गया। गीता अपने बाजू को सहलाते हुए वहीं चारपाई पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी नजरें उस द्वार पर टिकी थी जहां अभी अभी वह व्यक्ति खड़ा था जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसके मन में बेगानगी और रूह में बेपरवाही का बोझ छोड़ गया था। 2 दिन बाद रामनाथ के घर का द्वार खुला हुआ था। विक्रमादित्य हाथ में महंगे उपहार और एक सुंदर टोकरी में ताजे फल लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके पहनावे से रुतबा झलक रहा था, लेकिन चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, जैसे कुछ छुपाने या दिखाने आया हो। सामने से शोभा आंगन की ओर से आती दिखी। उसने विक्रमादित्य को देखा तो एक पल को रुकी, फिर तुरंत चेहरे पर मुस्कान सजा ली। नमस्ते। नमस्ते। विक्रमादित्य ने धीमे से मुस्कुराते हुए टोकरी आगे बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए लाया था, चलो अंदर बैठते हैं। वह खुद ही बोल पड़ा था। 2 दिन से बेचैन था, अब वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया था। शोभा बिना कुछ कहे बस हल्के से सिर हिलाकर इशारे से बैठक की ओर बढ़ गई। अंदर पहुंचकर दोनों आमने सामने बैठ गए। शोभा ने उपहार एक और रख दिए और अपना पल्लू ठीक करके बैठ गई। विक्रमादित्य ने उसे ध्यान से देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर नरमी से बोला कि उसने 2 दिन लगाकर सब पता करवाया है। पता चला कि तुम्हारी बैलगाड़ी सचमुच खराब हो गई थी उस दिन। उसकी नजरों में अब गहराई थी। उसे अफसोस है शोभा, उसने तुम पर संदेह किया। सच कहें तो वह तुमसे विवाह करना चाहता था। उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया। शोभा ने होठों पर एक मजबूर सी मुस्कान लाते हुए नजरें फेर ली, लेकिन अंदर से चालाकी उसकी आंखों में झलक रही थी। उसकी मां का बनाया हुआ षड्यंत्र अब सफल साबित हो रहा था। अब क्या हो सकता है विक्रमादित्य, अब तो तुम किसी और के पति हो। आवाज में दुख था, लेकिन आंखों में पुराना हिसाब चमक रहा था। विक्रमादित्य थोड़ा आगे झुका, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। वह कौन सी तुम्हारी सगी बहन है? मेरी बहन जी यानी रुक्मणी बहन जी की वजह से वह मजबूर हुआ, वरना तब तक छोड़ देना था उसने। बस सम्मान बचाने के लिए विवाह किया था। अब वह उसे छोड़ भी नहीं सकता। वह उसके व्यापार में उसकी पत्नी के रूप में जानी जाती है। अगर छोड़ दे तो तमाशा बन जाएगा। लेकिन तुम वह हो जिसे वह चाहता था। वह तुमसे भी विवाह कर सकता है। तुम उसकी चचेरी बहन हो, कोई रुकावट नहीं है। शोभा ने एक पल गहरी नजरों से उसे देखा, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से निकाल लिया। लेकिन वह ऐसा विवाह नहीं चाहती विक्रमादित्य जिसमें पहले से एक औरत मौजूद हो। अगर तुम उसे सचमुच स्वीकार करना चाहते हो तो पहले उसे त्याग दो। आवाज में नरमी थी, पर स्वर में जिद साफ झलक रही थी। शोभा हमेशा से लालची और अहंकारी रही थी, और आज भी वह एक मासूम की खुशियां निगलने आई थी। जो व्यक्ति उसे कभी जहर लगता था, अब वही उसे भाने लगा था। विक्रमादित्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। शोभा उठी और जाते जाते बोली कि अभी घर में कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। विक्रमादित्य कुछ पल के लिए वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थी। मन और मस्तिष्क के बीच लड़ाई चल रही थी। शोभा के ढंग ने इस उलझन को और भी गहरा कर दिया था। दोपहर की तेज धूप में जब वह थके कदमों से घर पहुंचा तो हवा की ठंडक ने बाहरी गर्मी को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया, पर घर का सन्नाटा भारी लगने लगा। बैठक में फैली खामोशी उसके मन पर दस्तक देने लगी। बहन जी, उसने धीरे से आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक नौकरानी वहां से गुजरी। विक्रमादित्य ने फौरन पूछा, सुनो, बहन जी कहाँ हैं? नौकरानी ने आदर से बताया कि रुक्मणी देवी कुछ देर पहले अपने घर गई हैं। उसने बस हम कहा और फिर पूछा कि और मेरी पत्नी? उत्तर मिला कि वह अपने कमरे में है। वो धीमे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा। द्वार धीरे से खोला तो जो दृश्य देखा वह पल भर को उसे स्तब्ध कर गया। उसकी पत्नी खामोशी से चारपाई पर बैठी कपड़े ठीक कर रही थी। आंखों में थकी हुई नींद की नमी और चेहरे पर हल्का सुकून था, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। द्वार की आहट से उसने पलटकर देखा और विक्रमादित्य को देखकर कपड़े जल्दी जल्दी समेटने लगी। वो चुपचाप उसके पास आया, बिना किसी भाव या सवाल के, बस एक ठंडा सा इरादा लिए। बिल्कुल पास आकर उसने कहा, सुनो। आवाज इतनी नजदीक से आई कि वह घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई।
सांसें तेज हो गई। विक्रमादित्य ने उसका बाजू पकड़ा, नरमी के साथ लेकिन जरा कठोरता से, और उसे सामने कर दिया। उसे अपना अधिकार चाहिए, अभी और इसी समय। वह घबरा गई। क्या हो गया है आपको? तबीयत ठीक है? वह कुछ और कह पाती, उससे पहले ही विक्रमादित्य ने उसका माथे का पसीना देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, कितना डर क्यों रही हो? हर पत्नी अपने पति का अधिकार देती है, तुम कोई अलग तो नहीं हो। उसके स्वर में बेरहमी थी, जैसे उसके भीतर का हर एहसास मर चुका हो। वह कुछ बोल न सकी, बस कांपती नजरों से उसे देखती रही। धीरे धीरे वह और करीब आया और बिना सोचे उस मासूम को पीड़ा देने लगा। उसने तय कर लिया था कि वह उसे त्याग देगा, लेकिन उससे पहले उसे हासिल जरूर करेगा, यह जाने बिना कि उसके मन में यह भावना भगवान नहीं डाली थी। उस मासूम ने एक शब्द नहीं कहा था। अगली दोपहर जब छाया पूरी तरह ढली नहीं थी, विक्रमादित्य फिर से रामनाथ के घर पहुंचा। कल से बेचैनी थी, एक अनजानी सी उलझन जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। वह कुछ सोचकर बैलगाड़ी से उतरा और जब द्वार की ओर बढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। द्वार आधा खुला था। मन ने एक अजीब सा संकेत किया। वह अंदर गया। हर चीज शांत थी, लेकिन तभी बैठक से आती धीमी आवाजों ने उसके कदम रोक लिए। अजीब आदमी है, कहता है उससे विवाह करेगा। यह आवाज शोभा की थी। विक्रमादित्य धीरे से बैठक की ओर बढ़ा। सामने शोभा किसी से बात कर रही थी। उसकी पीठ विक्रमादित्य की ओर थी। वो कड़वाहट भरी हंसी के साथ बोल रही थी, अरे उसकी क्या हैसियत है? वह तो कब से उसे गीता के हवाले कर चुकी है, अब भी मेरे पीछे पड़ा है। खुद को क्या समझता है? चेहरे से बूढ़ा लगता है और स्वभाव से भी। उसे तो वैसे भी उससे घृणा आती है। विक्रमादित्य वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, मन जैसे किसी ने छीड़ दिया हो। फिर शोभा बोली कि हाँ, वह सुंदर है, पर वह पुरुष गीता जैसी लड़कियों के लिए ही बना है। उससे विवाह करना ही नहीं था, बस बहाना बना दिया कि बैलगाड़ी खराब हो गई थी। असल में तो वह खुद ही भागी थी। विक्रमादित्य मुड़ा, मन भारी हो चुका था। पांव खुद ब खुद बाहर की ओर बढ़ चले। द्वार खुला रह गया था, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। द्वार पार करते समय उसने आखिरी बार उस आंगन को देखा जिसे वह सच्चाई का मंदिर समझता था। अब वहां की हर दीवार जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। उसके कदमों की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद जमीन भी उस दर्द को महसूस नहीं कर पाई। वह काफी देर तक गलियों में भटकता रहा और थक हार कर अपने घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही जो खबर उसे मिली उसने उसे अनजाने में ही बेचैन कर दिया। कदम खुद ब खुद कमरे की ओर बढ़ते चले गए और जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा उसका मन बेकाबू सा धड़कने लगा। कमरे में दाखिल होते ही देखा कि गीता चारपाई पर बेहोश पड़ी है। चेहरा पीला, सांसें धीमी और माथे पर पसीने की नमी। उसके पास रुक्मणी देवी बैठी थी, जिनके चेहरे पर चिंता और थकान दोनों साफ झलक रही थी। जैसे ही उनकी नजर द्वार पर पड़ी, वह उठी और नरमी से बोली कि चलो बाहर आओ। स्वर मुलायम लेकिन साफ था। बाहर चलकर रुक्मणी देवी ने उसे नरमी से कहा कि बैठ जाओ, फिर बोली कि तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी गीता गर्भवती है, और यह उसने अभी हाल ही में पता लगाया है। जब तुम्हें बताने की जल्दी थी, उसी दिन वह बाथरूम में फिसल गई। जब तुम उसे रोज दिन कड़वाहट देते हो तो उसमें इतनी कमजोरी आ गई कि उसका मीरा भाई परिवार पर दिल टूट गया। वह अपने आप को ठीक करने में लगी थी और तुम्हें अब तक पता लगाने की नौबत नहीं आई। किसी भी महिला के लिए तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारी अमानवीयता की पूरी तरह से गवाही दे रही है। रुक्मणी देवी उसे बता गई थी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ और कहना चाहती थी। उसने गीता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे वो छोड़ने के सपने देख रहा था। अब वह अनजाने में ही उसके आकार में ढलता जा रहा था। वह उसके पास बैठी रही और फिर बाद में उसे अपने कमरे में ले जा रही थी। बातें करने के क्रम में गीता को होश आ गया। वह सामने विक्रमादित्य को देखकर चुपचाप लेटती रही। उनकी नजरों में एक अल्पना गुरमाहट से दिख रही थी कि वो अपने एक भविष्य के साथ खेल रहा था, जो अधूरा सच मिल जाने से अब वह कभी पूरा होने वाला नहीं था। जो बताना गीता चाहती थी वह बाद में ना भी हो सके। वह छोड़ते हुए विक्रमादित्य को ले गई कि अब तुम जा सकते हो। भाई चिंतित हुए तो परेशान हो जाएंगे और उनकी चिंता गीता के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। और इस पति पत्नी के लिए एक भीतर से टकराव लिया जा रहा था। बाहर जाने पर रुक्मणी देवी ने जाते जाते विक्रमादित्य को कहा कि मुझे ज्ञात है कि तुमने दूसरी बार विवाह किया है। मुझे मालूम होने पर ऐसा कभी संभव नहीं होता, पर जो तुम्हें शिद्दत से चाहता है वह धोखेबाज अब जाने कैसे तुम्हें दोबारा से याद आ गई है। भीतर से तन गई गीता और विक्रमादित्य इतना सोच में पड़ गया कि वह भविष्य का चौपट और वह अपने बदले की भावना में हिसाब लेकर चल रहा तो वह मेरा भाई नहीं हो सकता। अब वह केवल और गीता केवल दोनों ही पति पत्नी